यह सभी जो अभी प्रश्न आएंगे आपके सामने, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए अव्यय से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़िए और बताइए कि क्या है इसका आंसर। इसमें क्या दिख रहा है, निम्न में से अविकारी शब्द, ये देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से अविकारी शब्द कौन है। तो आप अविकारी शब्द का जो अविकारी शब्द की परिभाषा को आप पढ़े होंगे और विकारी शब्द की परिभाषा को भी पढ़े होंगे, ठीक है। अविकारी क्या है, जिसका वैसा शब्द जिसमें किसी भी तरह से मतलब संज्ञा सर्वनाम ये लिंग वचन कारक आदि के कारण उस पर उसका रूप नहीं बदलता है, ठीक है। तो वह अविकारी। और जिस पर बदल जाता है, जिसका रूप बदल जाता है, ठीक है, तो वह क्या हो गया, विकारी शब्द। तो बताइए कि इसमें से ये ए बी सी या डी, ये चारों में से किसका रूप नहीं बदलेगा। विशेषण का, क्रिया विशेषण का, क्रिया का या संज्ञा का, किसका रूप नहीं बदलेगा। तो आपको आंसर मिलेगा यहां पे, आप आंसर के रूप में देखिएगा क्रिया विशेषण। क्योंकि हम परिभाषा पढ़े हैं अविकारी शब्द, अविकारी को ही अव्यय भी कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। और इसको पढ़े इसके विषय में कि ऐसा शब्द जिस पर लिंग वचन कारक आदि के प्रभाव से उसका रूप नहीं बदलता है, वह क्या है, अविकारी शब्द या अव्यय शब्द, ठीक है। बाकी में क्या होगा, इसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए एक शब्द, इसको देखिए ये क्या है, क्रिया विशेषण। क्या बताता है, क्रिया की विशेषता को बताने वाला है ये क्रिया की विशेषता बताने वाला है, विशेषता बताने वाला है, ठीक है। क्रिया क्या है, जिससे किसी काम के होने का बोध हो, जिससे किसी का काम, जिससे किसी काम के होने का बोध हो। जिस शब्द से, यहाँ पे क्रिया जिस शब्द से, शब्द से, ठीक है। क्रिया विशेषण पता चल गया, क्रिया की विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला, जिससे सब किसी जिस शब्द से काम के होने का बोध हो, काम के होने का बोध हो, ये है अव्यय, ठीक है। संज्ञा जान रहे हैं क्या है, नाम है किसका, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का। और विशेषण क्या है, यह विशेषता बताता है किसका, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, ठीक है। तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कैसे है और बाकी ये लोग विकारी शब्द कैसे है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अविकारी में कि कारक लिंग वचन कारक आदि के प्रभाव से उसका रूप नहीं बदलता है, मतलब संज्ञा का बदल जाता होगा। जैसे देखिए राम आम खाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप एक चीज देखिए कि राम संज्ञा है, आम भी है संज्ञा और खाता है,
ठीक है, ये क्रिया है। आम भी संज्ञा और ये संज्ञा। क्लियर है? ये सभी संज्ञा है और ये क्रिया है। अब इसका रूप में कैसे बदलेगा? इसका रूप, क्रिया का जो इसका रूप कैसे बदलेगा? अगर हम यहां लिख दे सीता आम खाती है। यहां देखिए, अगर हम चेंज किए, लिंग चेंज कर दिए, तो यहां पर ये चेंज हो गया। ठीक है, अगर हम यहां लिंग चेंज किए तो यहां पर ये क्या हो गया? लिंग के परिवर्तन के साथ ही यहां पे क्रिया भी परिवर्तित हो गया। सीता स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि संज्ञा भी परिवर्तित हो गया, क्रिया भी परिवर्तित हो गया। क्रिया की विशेषता, यह क्रिया विशेषण नहीं परिवर्तित होता। कैसे? अब उसको देखिए कि यह कैसे परिवर्तित नहीं होता है। हम इसके विषय में बताएं कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। तो क्रिया विशेषण जैसे देखिए, धन, एक मिनट, यहां देखिए आप, नौकर यहां क्या है? रहता है। ठीक है, ये यहां पे क्या है? अव्यय है। और ये यहां क्या है? क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया विशेषण है। ये यहां कभी भी चेंज नहीं होगा आपको। नौकर यहां रहता है, आप किसी भी रूप में इस शब्द को कहीं भी प्रयोग कर लीजिए। जैसे देखिए, कोई ऐसा शब्द है, अव्यय शब्द, जिसको आप कहीं भी रखिएगा, बहुवचन के साथ प्रयोग कीजिए। जैसे लड़का आम खाता है। लड़का के द्वारा, लड़का के द्वारा, एक मिनट, इसको यहां से कहीं से डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहीं से क्लीन ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए, लड़ राम के द्वारा, राम के द्वारा यह काम हुआ। हम अभी अव्यय बता रहे हैं, अव्यय शब्द बता रहे हैं कि वह चेंज कैसे नहीं होता है। तो इसमें अव्यय देखिएगा आप, तो अव्यय देखिए यहां पे यह है। ठीक है, लड़कों ने, यहां पे भी देखिएगा कि चेंज कैसे नहीं होता है। लड़कों ने, लड़कों के द्वारा, लड़कों के द्वारा यह काम हुआ। ठीक है, तो इस वो दोनों वाक्य में अब जब देखिएगा तो ये क्या है? एक वचन है। एक वचन, ये क्या है? लड़कों, बहुवचन। ठीक है, हम क्या बताए थे अव्यय की परिभाषा में कि जो लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होता है, अविकारी है। देखिए यहां एक वचन में भी यह क्या है? सेम है, इसका रूप एकदम वही है। और जब बहुवचन के साथ प्रयोग किए तो भी वह सेम ही रह गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये इसका उत्तर क्रिया विशेषण है। ठीक है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? प्रश्न पढ़िए, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो। धन के बिना काम नहीं चलता। ठीक है, क्या कह रहा है? कि धन के बिना काम नहीं चलता। ठीक है, पूजा से पहले स्नान करना चाहिए।
और मेरे घर के पीछे पेड़ है। तो बताइए आप लोग कि संबंध सूचक अव्यय नहीं है। आपको जब हम पढ़ा रहे होंगे, कक्षा में पढ़ाए तो, या अभी आप पढ़ रहे हैं इस बात को, संबंध सूचक को जब आप पढ़े हैं तो उसमें क्या पढ़े हैं बताइए, कि क्या कहा जाता है उसकी परिभाषा में। परिभाषा में क्या होता है कि संज्ञा के पश्चात विभक्ति और उसके पश्चात अव्यय, जो संबंध बताने वाला हो। ठीक है, तो बताइए कि इसमें आप तीनों वाक्य को देखिए, तीन वाक्य चारों वाक्य को देखिए, चारों वाक्य में आपको पता चलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए, संबंध और सूचक में इस पहली वाक्य, ये पहले जो पहली पंक्ति है इसमें देखिए क्या है, ध्यान से सुनो, ये तो विभक्ति चिन्ह है, लेकिन क्या संज्ञा के बाद है। देखिए दूसरी पंक्ति में देखिए, धन के बिना काम नहीं चलता, ये जो विभक्ति है, ठीक है, ये यहां सुनो क्या है, ये यहां सुनो क्या है, क्रिया है। देख लीजिए आप, ये यहां पे क्या है कि धन, ये धन क्या है, संज्ञा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द मेरा मेरी, ये सर्व नाम। क्लियर है। अब देखिए पूजा से पहले यहाँ पे क्या है, संज्ञा से पहले देखिए संज्ञा, यहां देखिए, अब देखिए मेरे, ये भी है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम, ये क्या है, सर्वनाम। घर क्या है, संज्ञा है। अब परिभाषा जो कहता है या जो नियम कहता है उसके आधार पे देखिए किसमें आपको संज्ञा के बाद विभक्ति है और विभक्ति के पश्चात अव्यय। तो विभक्ति के पश्चात अव्यय है, तो विभक्ति के पश्चात अव्यय के में है, से में है, घर के पीछे, पहले, बिना, ये क्या है, संबंध सूचक शब्द। धन का काम के साथ सूचना देता है, पूजा से पहले, स्नान पहले, मेरे घर के पीछे, पीछे लगाने से मेरे और घर के बीच के संबंध को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण क्या है। देखिए ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण यहां पे पूछेगा कि संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण मतलब कौन ऐसा क्रिया विशेषण है जो संज्ञा से निर्मित बना हुआ है। ठीक है, तो आप उसके लिए आप बताइए कि क्या है। तो क्रिया विशेषण जो है वो उसको बनाने के लिए यौगिक क्रिया विशेषण होता है जो बनता है। ठीक है, क्रिया विशेषण को जब आप पढ़िएगा तो उसमें आप प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से और रूप के अनुसार जब पढ़िएगा तब उसमें आपको दिखेगा यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। तो उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण। देखिए ये धीरे क्या है, धीरे देखिए, धीरे क्या कह रहा है, यह किसी चीज को बता रहा है। जैसे राम धीरे चलता है, राम धीरे चलता है, लेकिन संज्ञा से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, विशेषण, विशेषता है। ठीक है, एकाएक, यह क्या है, एकाएक क्या है, एकाएक जो है विशेषण है, विशेषण है, ये विशेषण की द्विरुक्ति हुई है। यहाँ
प्रयोग के आधार पर जब यौगिक क्रिया विशेषण पढ़िएगा तो यौगिक क्रिया विशेषण को दो चीज से मिल करके बनता है, जिसमें संज्ञा की द्विरुक्ति होती है, अलग अलग संज्ञा को मिलाकर के बनाया जाता है। विशेषण की द्विरुक्ति जैसे यहाँ पे है, विशेषण की द्विरुक्ति से बनती है। फिर क्रिया विशेषण के योग से अलग अलग क्रिया विशेषण की को मिलाकर के बनाया जाता है। फिर उसमें अनुपूरक शब्द भी रहते हैं, पूर्वकालिक कृदंत के साथ विशेषण को लगा के भी बनाया जाता है। स्पष्ट है? तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम डिटेल क्लास में पढ़ते हैं, वह वहां पे बताया जाएगा। ठीक है। प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक क्या है? यह प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा पूर्वक। तो संज्ञा के साथ ये यहां यह स्थानवाचक है, यह स्थानवाचक अव्यय है। ठीक है। तो प्रेम पूर्वक क्या है? ये संज्ञा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा पूर्वक, प्रेम पूर्वक शांति के साथ। तो आपका उत्तर ये होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। अब ये जो शब्द हैं आपके पास, क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। इसमें क्रिया विशेषण कौन है? अब आप शब्द देख करके ही पहचान जाइएगा। ये रमेश क्या क्रिया विशेषण है? क्या पेड़ क्रिया विशेषण है? क्या गर्म क्रिया विशेषण है? पानी बहुत गर्म है, क्या कह रहे हैं? पानी बहुत गर्म है या पानी गर्म है, तो पानी की क्या बताया जा रही है? विशेषता। तो ये गर्म क्या है? विशेषण है। विशेषण है। ठीक है। पेड़ क्या है? जातिवाचक संज्ञा। रमेश क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा। स्पष्ट है? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, बहुत इजी है डॉली जी, बहुत इजी है। आराम से पढ़ेंगे तो आराम से समझ लेंगे। ठीक है। इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा और हल करने में भी बहुत आसानी होगी। कभी भी एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे तो बना सकते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, ये प्रतिदिन देखिए, प्रतिदिन क्या है? एक क्रिया विशेषण है। कैसे बना है ये प्रतिदिन? अव्यय, अव्यय और अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, अव्यय, अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से, दूसरे शब्दों के मेल से। ठीक है। ये प्रतिदिन क्या है? हमारा क्रिया विशेषण है। ठीक है। क्रिया विशेषण बनाने का कुछ नियम है, जिसमें यौगिक क्रिया विशेषण को बनाया जाता है, उसमें 10 नियम है। ठीक है। उसको हम लोग डिटेल क्लास में पढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर डिटेल सभी पढ़ने लगेंगे तो क्वेश्चन सारा छूट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए। गुड इवनिंग सपना जी। चलिए अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन का चयन करें। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है, ये पढ़िए। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं। अभी जब हम पहला प्रश्न हल कर रहे थे तो हम क्या बताए थे कि संज्ञा के बदलते ही उसका रूप बदल गया। जैसे स्त्रीलिंग लाए तो उसका रूप बदल गया, पुल्लिंग लाए उसका रूप बदल जा रहा है। ठीक है। सर्वनाम के साथ भी वही चीज है, क्रिया के साथ भी खाता खाती उसका रूप बदलता है कि नहीं? तो क्या है? विकारी। उसका रूप बदला मतलब उसमें विकार उत्पन्न हुआ, है ना? पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हम दिखाए थे। तो ये क्या है? विकारी शब्द है। हाँ भाई, है, क्योंकि उसका रूप
में विकार उत्पन्न हो रहा है लिंग वचन कारक के परिवर्तित होने से ही। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं क्या? विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। विशेषण में क्या रूप नहीं बदलता है? विशेषण का भी रूप बदल जाता है, लेकिन क्रिया विशेषण का नहीं बदलता है। ये जो है नहीं बदलेगा, नहीं बदलता, लेकिन ये क्या है? बदलता है। ये अविकारी नहीं, ये इसी में जाने वाला है, ये इसी के साथ आने वाला है। ठीक है, विशेषण क्या है? पहला ऑप्शन के साथ ही जाने वाला है। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। अविकारी शब्द को बिल्कुल अव्यय कहते हैं। उसके लिए परिभाषा ही दिया गया है क्या? कि वैसे शब्द जिस पर कारक लिंग वचन आदि का प्रभाव पड़ने से भी रूप नहीं बदलता है। तो रूप नहीं बदला, अविकार, उसमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तो अविकारी हुआ, और अविकारी अव्यय है। ठीक है, क्लियर है। क्रिया के प्रमुख रूप में से दो भेद हैं। कौन कौन? सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं और अकर्मक क्रिया पढ़ते हैं। तो ये भी बात सही है, सही है ना? तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए? प्रश्न के हिसाब से कि कौन सा कथन गलत है, तो कथन नंबर बी जो है सो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे विशेषण को अविकारी के रूप में कहने का कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं है। ठीक है, अब हम लोग, सबको क्लियर आ रहा है? सब समझ रहे हैं? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। पूनम कुमारी जी, बबीता कुमारी, चलिए आगे बढ़ते हैं अपना छठा प्रश्न पर। देखिए, इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात का अर्थ आप लोग जानते हैं? निपात किसे कहा जाता है? निपात वैसे अव्यय शब्द हैं, मूल रूप से अव्यय के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे शब्द कह सकते हैं इनको जो किसी शब्द के पीछे लगता है। लिखिए, हम बता दे रहे हैं, वैसे अव्यय शब्द, वैसे, लिखिए निपात के विषय में आप लिख लीजिए पहले। निपात लिखिए यहां पे। निपात क्या है? कि वैसे शब्द जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसे प्रभावित करता है, लगकर उसे प्रभावी बनाता है, प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, बनाता है। ठीक है, आप बच्चा से एक उदाहरण लीजिए। ठीक है, आप बच्चा से उदाहरण लीजिए। आपके पास दो बच्चे हैं, आपके यहाँ दो बच्चे हैं, या आप खुद एक बच्चे हैं। तो अगर आपके यहाँ से कोई कहीं टूर पे जाता है तो कहते हैं मम्मी मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगा। या आपके अगर बच्चे हैं तो क्या कहते हैं? मम्मी मेरे लिए भी ले दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा शब्द जो लगाया गया भी, ये क्या है? मेरे लिए भी ले दो, मतलब मेरे लिए ले ही दो, वो प्रभावी बना रहा है ऐसा शब्द। बच्चे से आप सुने होंगे, दो बच्चे हैं तो एक के लिए अगर कोई खिलौना लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो मेरे लिए तो लाई नहीं, मेरे लिए भी ले दो। तो भी, ये क्या है? ये निपात है, मतलब एक ऐसा शब्द ही। ठीक है, ये ऐसे शब्द जो है ना, वो क्या करते हैं कि वाक्य में प्रभावी, वाक्य को जो शब्द है जिस शब्द के पीछे लगते हैं उसको प्रभावी बनाते हैं। तो चलिए बताइए, पहला वाक्य इस
परिभाषा के आधार पे देखिए, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं। ठीक है, आगे देखिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर तीसरा वाक्य है, वह तो घर पर नहीं है, और शहर भर में यह बात फैल गई। तो बताइए इसके लिए क्या उत्तर है, इसका क्या उत्तर है? इसका क्या उत्तर है? देखिए, मैं भी तो शहर भर में, ये क्या है, शहर भर में हो गया है। ठीक है, यह बात फैल गई है। तो देखिए, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम से, ये ताकि जो है ना, ताकि क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, नहीं नहीं, समुच्चय बोधक क्या, ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, ये समुच्चय बोधक अव्यय ही है। ठीक है, सॉरी, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, बोधक अव्यय है। ठीक है, उसमें भी समुच्चय बोधक अव्यय में अगर हम देखते हैं तो व्याधिकरण के रूप में अगर देखेंगे तो उसमें हमको मिलेगा क्या चीज, व्याधिकरण के रूप में अगर देखेंगे तो उद्देश्यवाचक। उद्देश्य है ना, मैं घर जा रहा हूं ताकि आराम कर सकूं, ताकि क्या हुआ, आराम करें, आराम करने के उद्देश्य से जा रहा है। तो ये समुच्चय बोधक का वैधिकरण के अंतर्गत आने वाला एक उद्देश्य बोधक अव्यय है। ठीक है, उद्देश्य बता रहा है। तो इसका आंसर होगा शहर भर में यह बात फैल गई। शहर भर में, ठीक है, पूरे शहर में यह बात फैल गई है। यह भी क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। यहां पे जोर नहीं देने वाला क्या है, ए, क्योंकि यह दूसरा अवयव शब्द है, निपात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, विस्मय बोधक अवयव के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, देखिए पढ़िए। विस्मय बोधक शब्द समझ रहे हैं ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है जिसमें विभिन्न 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 भावनाओं को प्रकट किया जाता है। अच्छा, अच्छा, यही बात है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द को बताने के लिए देखिए, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिसके साथ आप एक्सप्रेशन लेके आइएगा तो उसका अर्थ कुछ ज्यादा निखार करके आता है सामने। ठीक है, जैसे पीके देखे होंगे, पीके मूवी, पीके मूवी में जब आमिर खान को जेल में लेके जाता है तो वह जेल में बैठा हुआ क्या कहता है, अच्छा, अच्छा, ये बात है, अच्छा। तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को एक शब्द अच्छा के साथ कितना एक्सप्रेशन लगा, तो वही एक्सप्रेशन को बोध करने वाला है। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए ये क्या है, यहां देखेंगे हम लोग, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं जरूर। ठीक है, एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों की को सूचित किया जा सकता है। बताइए, अगर हम दुख में हैं तो कहेंगे हम बहुत दुख में हैं, हमारे साथ बहुत समस्या है, तुम नहीं जान रहा है। ठीक है, एक मनोभाव हो गया। मेरे यहाँ शादी है किसी का, भाई मेरे घर में शादी है, तुम आ जाना। तो खुशी का भी यही हाल है। तो मतलब ये एक्सप्रेस करने का क्या सही तरीका है, मतलब एक एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी को हम कह सकते हैं। ये विस्मय बोधक जो हम बता रहे हैं, ये भाव क्या है, उदासी का भाव है। ठीक है, तो ये इसी भाव से हम सभी चीजों को तो नहीं बता सकते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। बताइए, कहीं नहीं रुका है। अब देखिए तीसरा, शब्द के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है जरूर, क्योंकि जैसे अभी देखिए आहा, आहा, आहा के बाद लगा, मतलब शब्द के बाद लग रहा है। ये क्या है, इसके बाद, ना कि इसके पहले, पहले लगाने से गड़बड़ है। तो ये शब्द के बाद लगता है। ठीक है, पहले नहीं। तो ये भी सही है।
और ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करता करता है। व्यक्ति जब दुख में होता है तो दुख के जैसा बात करता है, जब खुशी होता है तो खुशी जैसा बात करता है। तो ये वक्ता के हर्ष और शोक को व्यक्त करता है। मतलब आपका ये ऑप्शन क्या कह रहा है? सही तथ्य विस्मयादि बोधक के विषय में नहीं है। ठीक है, अब 8वां नंबर चलते हैं। ठीक है, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? इससे पहले भी एक प्रश्न था जिसमें संबंध सूचक के विषय में पूछा गया था। आप 1 मिनट का समय है, इसको पढ़िए कि क्या कह रहा है सारा वाक्य। ठीक है, पता नहीं, शायद आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। डॉली जी, आप रिफ्रेश कर सकते हैं। बाकी सबका तो आ ही रहा है, यहाँ कमेंट चल ही रहा है। चलिए, अब इसको हम पढ़ते हैं। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? देखिए, संबंध सूचक के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं कि संबंध बताने वाला शब्द होगा, उसके पीछे ऐसा संज्ञा शब्द होगा, संज्ञा के बाद विभक्ति, विभक्ति के बाद अव्यय। तो यह काम पहले करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? काम को पहले करना चाहिए था। माँ के बिना घर अनमना लगता है। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। वह मेरे घर के पीछे रहता है। अब आप इन चारों वाक्यों को पढ़िए और हम जो परिभाषा बता चुके हैं कि जब भी आप संबंध बोधक अव्यय को पढ़िएगा और वाक्य जब मिलेगा, ऐसा वाक्य जब मिलेगा, तो क्या करना है? सबसे पहले दिमाग में लाना है कि क्या होता है संबंध बोधक अव्यय में। तो फटाक से आएगा क्या कि संज्ञा, संज्ञा के बाद क्या होगा? विभक्ति का चिन्ह होगा, और विभक्ति के चिन्ह के बाद क्या होगा? अव्यय आएगा। तो उस अव्यय को पहचान लेना है कि वह संबंध बोधक अव्यय है। तो किस वाक्य में है? तो आप अभी बताइए हमको। जी, सही आंसर है, बिल्कुल डॉली जी का सही आंसर आ रहा है ए। यह काम पहले करना चाहिए। यहां देखिए, कहीं पर संज्ञा के बाद जो है सो कोई विभक्ति नहीं, यह सिंपल सा क्रिया विशेषण है। यह क्रिया विशेषण, सामान्य क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्या है? मां के बिना, मां क्या है? संज्ञा शब्द, उसके बाद विभक्ति, बिना क्या है? अव्यय है। ये क्या है? अव्यय। ठीक है, हमारे क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या? सर्वनाम। शहर क्या है? संज्ञा। ठीक है, अब देखिए आसपास क्या है? आसपास स्थान को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह अव्यय है। और उससे के पहले क्या है? के। वह क्या है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द मेरे, यह क्या है? यह भी वही है। घर क्या है? संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा के बाद, और संज्ञा के बाद क्या है? अव्यय है। अव्यय है। ठीक है, क्लियर है? यह काम पहले करना चाहिए था, क्रिया विशेषण है। क्लियर हो गया? स्पष्ट है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाथों हाथ माल बिक गया, वाक्य में क्रिया विशेषण है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन है? हाथ, हाथ या माल बिक गया, या हाथों हाथ। इसमें आप क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? देखिए, हाथ क्या है? हाथ, इसमें अगर कहा जाएगा हाथ, हाथों हाथ माल बिक गया, तो यह केवल
विशेषता बताएगा, ठीक है। हाथ या माल, यह भी क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। माल क्या है, सामान है। हाथ क्या है, हाथों हाथ के द्वारा, हाथों हाथ जल्दी जल्दी बिक जाना, जल्दी जल्दी, हाथों हाथ मतलब जल्दी जल्दी बिक गया। फटाक से खरीद के लाए और इधर रास्ते में ही सेटिंग हो गया कि भाई पहुंचा दो माल, और हम वहां फटाक से अपना दुकान भी नहीं ले जाना है और सीधे कस्टमर के पास पहुंचा देना है। तो हाथों हाथ माल बिक गया। तो ये यहाँ पे देखिए, बिक गया क्या है, क्रिया है। तो हाथों हाथ क्या हुआ, ये हाथों हाथ जो है यही क्रिया विशेषण है। कैसा क्रिया विशेषण है, ये यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण में भी कैसा, तो द्विरुक्ति, यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण सनो की द्विरुक्ति, द्विरुक्ति, द्विरुक्ति मतलब दोबारा प्रयोग होना। देखिए आपके पास दो शब्द है, एक पुनरुक्ति, पुनरुक्ति कहते हैं, उक्ति, और एक द्विरुक्ति कहते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है, ये देखिए, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति कहते हैं, पुनरुक्ति। देखिए ये क्या है, दो बार प्रयोग, दो दो बार इसका प्रयोग होगा। ये क्या है, बार बार, बार बार किया जाएगा, बार बार। पुनरुक्ति मतलब इसमें ना गिनती तय नहीं है, लेकिन यहाँ द्विरुक्ति दो बार किया जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ। निपात के विषय में भी हम बताए हैं कि वैसा शब्द है जिसमें आपको, जिसमें आपको क्या होता है कि शब्द के पीछे वो अव्यय लगता है और उस पर बल देता है, बल देने वाला है। तो मैं कल आ सकता हूं, आप इसको पढ़िए, वाक्य पढ़िए, मैं कल आ सकता हूं, संभवतः वह आएगा। इसमें पूछ रहा प्रयोग हुआ है, मुझे आना तो दो, मुझे आने तो दो, वह पटना गया था। अब किस शब्द को पढ़ के, किस वाक्य को पढ़ के लग रहा है कि उसमें निपात शब्द आया है जो प्रभावित कर रहा है उस वाक्य को आके। तो देखिए, वह पटना गया था, साधारण सी बात कह रहा है कि वह पटना गया था। इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला कोई शब्द, वह पटना ही गया था, ऐसा तो नहीं है कि पटना ही गया था पटना को प्रभावित कर रहा है या पटना पर बल दे रहा है, नहीं दे रहा है। मुझे आने तो दो, आने तो दो, फिर बताते हैं। आने पर क्या बल दे रहा है कि मुझे आने तो दो, फिर मैं बताऊंगा। संभवतः वह आएगा, लेकिन क्या निश्चय नहीं है, संभवतः संभव है शायद वह आ जाएगा। और मैं कल आ सकता हूँ, यहाँ भी अनिश्चितता है कि मैं कल आ सकता हूँ, मौसम ठीक रहा तो मैं कल आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। तो देखिए, मुझे आने तो दो, 11 का सी, बिल्कुल सही डॉली जी, 11 का सी। अब समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया, अचानक से, अचंभा। बताइए वाक्य क्या है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, बताइए। हे भगवान, सर्वनाश कर दिया, यह लड़का तो माथा पागल कर देता है, पच्ची करने वाला लड़का है। क्या कह रहे हैं, अपनी जो मनोवृत्ति है उसको व्यक्त कर रहे हैं, मतलब अफसोस कर रहे हैं कि सर्वनाश हो गया। तो यह क्या है, विस्मयादि बोधक है, विस्मय हो गया ना यहाँ पे, ये चिन्ह लगा है, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है ना। तो सर्वनाश हो गया, ले डूबाइज कह रहे हैं, क्या है ये, विस्मयादि बोधक।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? फिर संबंध सूचक अव्यय किसमें प्रयोग हुआ है? अभी आप देखिएगा कि मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, मेरा गांव पास में ही है, वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। अब हम क्या बताए हैं संबंध सूचक में कि संज्ञा के बाद क्या है? संज्ञा के बाद क्या है? विभक्ति, कारक चिन्ह, और उसके बाद क्या है? अव्यय शब्द। बताइए इस चारों वाक्य में पढ़ के कि मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, कहीं पे आपको संज्ञा के बाद विभक्ति या उसके बाद अव्यय दिख रहा है? नहीं। यहां भी मेरा गांव पास में ही है दिख रहा है क्या? नहीं। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है, यहां भी नहीं। लेकिन अपराधी क्या है? संज्ञा है। पुलिस क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बाद क्या है? विभक्ति है। और विभक्ति के बाद क्या है? सामने। यह सामने क्या है? स्थानवाचक संज्ञा। मेरे सामने राम खड़ा है, तो सामने क्या है? स्थान। ठीक है। तो अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, तो ये क्या हो गया आपका? संबंध सूचक अव्यय ये हुआ। क्लियर है जी? नहीं, आपका गलत हो रहा है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ये आप 13 का डी होगा, डी कीजिएगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए। निपात रहित वाक्य किसमें निपात नहीं है? निपात में बताए हैं कि वाक्य में एक ऐसा शब्द रहेगा जुड़ा हुआ जो अपने आगे के शब्द पर वल देगा। बल कैसे देगा? तो वह देख लीजिए कि इसमें क्या है जो वल दे रहा है और किसमें वल नहीं दे रहा है। ठीक है। तो आप इसको देखिएगा कि उसने उत्तर तक नहीं दिया। उत्तर तो देना चाहिए था, उसको पूछा, प्रपोज किया, लेकिन उसने उत्तर तक नहीं दिया, बेइज्जती करके चली गई। तो उसने उत्तर तक नहीं दिया। क्या है ये तक जो आ गया? ये बल दिया। क्या? उत्तर पर बल दिया कि उत्तर तक नहीं दिया। अब देखिए, तुम भी साथ चले जाना। ठीक है, पापा जा रहे हैं मार्केट, तुम भी साथ चले जाना। भी ये क्या किया? बल दिया। इस वर्ष भरपूर अनाज पैदा होगा और वह कल ही जाएगा। राम कल ही जाएगा, वह कल ही जाएगा, इसलिए आज मैं जाती हूँ एयरपोर्ट पर, उससे किसी जगह मिल लूंगी। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वह कल ही जाएगा, इसलिए आज भेंट करने जाते हैं। तो भेंट करने आज ही जाना है, इसलिए वह कल ही जाएगा। तो कल ही जाएगा क्या है? यह कल जाने का बल दे रहा है, कल जाने पर जो है बल दे रहा है। तो इसमें भी निपात है, इसमें भी निपात है, इसमें भी निपात है। तो निपात किसमें नहीं है? तो निपात आपको इस वर्ष भरपूर भरपूर अनाज पैदा होगा, इसमें निपात नहीं है। क्लियर है? 14 का सी। जी बिल्कुल सही है आपका। अब आज का आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, समुच्चय बोधक वाक्य क्या है? इसमें समुच्चय बोधक वाक्य क्या होता है? तो समुच्चय बोधक वाक्य वह होता है जो दो वाक्य, दो पद, दो वाक्यांश को जोड़ता है। ऐसा अवयव शब्द होगा आपके सामने कि जिसमें आपको दो वाक्य को जोड़ते हुए दिखेगा, दो पद को या दो वाक्यांश को जोड़ते हुए दिखेगा। तो बताइए कौन ऐसा अवयव है जो यहाँ दो वाक्य को या दो पद को भी जोड़ते हुए दिख रहा है? तो यह
शरारत तुमने की, तो यह शरारत तुमने की। तो यह शरारत तुमने की। अपने ध्येय की ओर ध्यान दो। राम और लक्ष्मण भाई थे। मेरे सामने बैठो। मेरे सामने बैठो को अगर आप देखिएगा, सामान्य क्रिया विशेषण है। बैठो कहा? मेरे सामने। दाया बाया मत बैठो, पीछे मत बैठो, मेरे सामने बैठो। बहुत शरारत करते हो, कहते हैं ना। तो सामान्य बैठाने के लिए कहा? सामने, स्थानवाचक। फिर राम और लक्ष्मण भाई थे। एक पद ये है, दूसरा पद ये है। दोनों को क्या कर रहा है? ये और जोड़ रहा है। और क्या किया? राम और लक्ष्मण को राम के साथ लक्ष्मण को जोड़ा। लक्ष्मण को जोड़ा। अपने ध्येय की ओर ध्यान दो। इसमें सिंपल कहा जा रहा है कि अपना जो लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान दो। और यह शरारत तुमने की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह दो वाक्य या दो पद, दो पदांश या वाक्यांश को जोड़ने वाला और, तो यही क्या है? आपका समुच्चय बोधक वाक्य है। इसी के साथ यह आज का अव्यय से संबंधित एमसीक्यू कहें या इसको पीवाईक्यू, ये विभिन्न जो पहले बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं उसमें आए हुए प्रश्न थे, ठीक है, उसको आज हम किए। और फिर कल भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आप सभी अपनी तैयारी को बेटर बनाने के लिए आप हमारा जो बैच है फिर से एक बार देख लीजिए कि क्या क्या है यहाँ पे। एक बार आप इसको पुनः देख करके जाइए कि क्या कहता है।